मराठा आफ्टर शिवाजी, यानी शिवाजी के बाद मराठे, शिवाजी के बाद मराठे। अब देखो, दो तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरे मराठे के शासनकाल को हम लोग पढ़ते हैं, एक शिवाजी के नेतृत्व में और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फिर से मराठों का उत्कर्ष होगा और वो होगा पेशवाओं के नेतृत्व में। लेकिन पेशवा अचानक अभी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि पेशवा नहीं है, लेकिन इनकी ताकत अभी अचानक नहीं आएगी। जैसे जैसे छत्रपति कमजोर होगा ना, पेशवा अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। ठीक बात है। और एक जो पेशवा आएगा जिसका नाम है बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उसके बाद में छत्रपति नाम मात्र के रह जाएंगे और पूरा ताकत, अधिकार, शक्तियां सिर्फ किसके हाथ में? पेशवा के हाथ में आ जाएगी। ठीक बात है। तो अब यहां पे मराठा आफ्टर शिवाजी की बात हो रही है, यानी शिवाजी के बाद में कौन बना? तो शिवाजी के बाद में उन्हीं का बेटा, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हुई थी, जो लूज कैरेक्टर मैन था, नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि शिवाजी के मरने के बाद चूंकि वो सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए मराठा सरदारों ने सोचा कि कोई बात नहीं, इसी को हम क्यों ना छत्रपति बना दे। तो इनके बाद में इनका पुत्र बनता है जिनका नाम है संभाजी। संभाजी, संभाजी का समय है 1680 1689। संभाजी। अब संभाजी सबसे कौन थे? सबसे बड़े पुत्र थे। तो पहला ही पॉइंट यहां पे लिखिए, इल्डेस्ट सन ऑफ शिवाजी। इल्डेस्ट सन ऑफ शिवाजी, यानी शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। अब हुआ ये था कि औरंगजेब का शासन चल रहा है, देख रहे हो ना, औरंगजेब शासक है इस समय। 1658 में शासक बना था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो उस समय यहां पे कौन है? औरंगजेब है। और उसी औरंगजेब के साथ में शिवाजी का संघर्ष था। लेकिन शिवाजी 80 में डेथ कर गए, इनका बेटा बना संभाजी। अब ये शासक बना, ठीक है, सब कुछ सही था। हुआ ये कि औरंगजेब का एक बेटा था, उसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, उसके कट्टर नीतियों के खिलाफ। उसका बेटा का नाम भी अकबर था, तो जैसा नाम था वैसे ही उसने काम किया। चूंकि अकबर, पहला वाला अकबर लिबरल था, इसका भी नाम अकबर था। इसने अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके वहां से भागकर ये संभाजी के पास चला आया। अब संभाजी को यह लगा कि अरे वाह, मतलब मैं अब कुछ आदमी हो गया हूं, है ना, हिंदुस्तान के मुगल बादशाह का बेटा हमसे मदद मांगने आया। तो थोड़ा सा सीना चौड़ा हो गया बेचारे को, और संभाजी ने उसको दे दिया संरक्षण। अब औरंगजेब तो कब से मौका टिका रहा था, शिवाजी थे तो थोड़ा सा उसको लिहाज था, क्योंकि शिवाजी को पराजित करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन शिवाजी के बाद में हर उनका बेटा शिवाजी की तरह हो, ऐसा मुश्किल था। यहां पे औरंगजेब को मौका मिला और उसने तुरंत संभाजी पे हमला कर दिया। औरंगजेब स्वयं नहीं आया था, मुकर्रब खान नाम का एक व्यक्ति था जो इसका सेनापति था, वही हमला किया था। और हमला करने के बाद में संभाजी और इसके साथ में एक कवि कलश थे, कवि कलश एक व्यक्ति था, इन दोनों को मार दिया, इनकी हत्या हो गई। और हत्या होने के बाद में यहीं तक नहीं रुका मुकर्रब ने, वो क्या किया कि संभाजी का एक बेटा था जिसका नाम था साहू, जो बाद में बनेगा छत्रपति, साहू को गिरफ्तार कर लिया। यानी पिताजी को मार दिया और बेटा को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा क्यों? ताकि कौन बनेगा अब सरदार। ठीक है, तो इसकी हत्या कर दी गई संभाजी की कवि कलश के साथ, और इसके पुत्र साहू को गिरफ्तार करके इसी दिल्ली में गुप्त स्थान पे कैद रखा। औरंगजेब ने कैद कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि अब मराठों में कोई सरदार ना मिल पाए। ठीक बात। अब ऐसा करने के बाद में जब ये मरा जाता है और वो कैद हो जाता है, तो फिर निश्चित रूप से कोई और बनेगा यहां पे। तो शिवाजी का ही एक और बेटा, शिवाजी भी कम नहीं थे, 7 विवाह किए थे शिवाजी, बस समझ रहे हैं। और एक तो ऐसी पत्नी थी जो उनके साथ चिता पे जल गई थी, मतलब सती हो गई, बाकी नहीं हुई, लेकिन एक पत्नी सती हो गई। अच्छा, इसका मतलब तुम ये मत समझना कि शिवाजी का कैरेक्टर खराब था, नहीं, ये मैं पहले भी आपको बताया हूं। और फिर सुन लीजिए कि राजतंत्र में, प्राचीन में, मध्य में आप देखे होंगे कि एक एक राजा को 5-5 हजार पत्नियां हैं। बिंदुसार की 500 पत्नी थी,
नहीं, एक बहमनी साम्राज्य में एक शासक था ताजुद्दीन फिरोज, उसकी 1000 पत्नियां थी। तो देखो ये क्यों होता था, मैं बता दूं। इसका मतलब ये मत समझना कि वो बड़ा रोमांटिक मिजाज का था या कैरेक्टर खराब था, बताओ इतनी इतनी पत्नियां रखता है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया जाता था। जब एक राजा दूसरे पे हमला किया और वो राज्य को जीत लिया, तो वहां की जो राजकुमारी होती थी उससे ये विवाह कर लेता था। तो इससे क्या होता था कि राजकुमारी का उसके बाद में रहन सहन राजकुमारी से महारानी की तरह होगा। तो एक तरह से उनको सम्मान प्राप्त हो गया। और दूसरी बात, जो कटुता बीच में आई है ना हमला करने से, युद्ध करने से, अब वैवाहिक संबंध बन गया तो वो मधुरता आ जाएगी। ठीक है। नहीं तो राजतंत्र राजाओं को तो आप समझ सकते हो, आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करो कि अगर किसी के पास में 500 पत्नी है तो वो अगर रोज मिले तो एक पत्नी से मिलने में 500 दिन के बाद में आएगा, माने 1 साल से भी ज्यादा समय लगेगा, तब ना उससे मुलाकात होगी। तो राजा की खास पत्नियां 4-5 ही होती थी। नहीं, जैसे मध्यकाल में उसको बेगम खास कहा जाता था। नहीं, और प्राचीन काल में उसको पटरानी कहा जाता था। तो 2-4 ही सिर्फ खास होंगी, बाकी सब तो राजा को सिर्फ उसी रोज देखी थी जिस रोज उनका विवाह हुआ था। उसके बाद में राजा है कहां नहीं मालूम। तो विवाह करके ऐसे ही, अब उसका क्या हुआ विवाह करने से कि उसका पूरा लग्जरियस लाइफ हो गया, उसको वो पूरी सुख सुविधाएं दी जाएगी जो एक रानी को दी जाती है। इसीलिए तो यहां भी शिवाजी ने भी जो 7 विवाह किए ना, तो अन्य मराठा सरदारों के पुत्रियां होंगी। तो इसलिए मराठा सरदारों को इकट्ठा करने के लिए, नहीं कैरेक्टर खराब मत समझना। हाँ, उसका खराब था, इसका तो सही में खराब था। शिवाजी ने जो किया वो पॉलिटिकल हिसाब से किया, राजनीतिक सोच थी उनकी। नहीं, आज भी जैसे देखो ना, बड़े बड़े नेता सब आपस में आजकल अपने बेटा बेटी का विवाह करते हैं। उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव, बिहार में लालू प्रसाद यादव, विवाह हुआ है ना। और जब से विवाह हुआ है तब से आप देखे होगा समाजवादी पार्टी आरजेडी की आलोचना नहीं करती, और आरजेडी समाजवादी की आलोचना करता है? नहीं करता। यही बात है। खैर, यहां पे देखें तो इस प्रकार से अब इनको कैद कर लिया और इनको मार दिया। मारने के बाद में जब शिवाजी का दूसरा एक बेटा था, दूसरी पत्नी से था, राजा राम को यहां पे अगला छत्रपति बनाया जाएगा। ठीक, लेकिन पहले इसको लिखिए। तो दूसरा पॉइंट, इन 1689 1689 में he was assassinated by Aurangzeb. Assassinated, ASSASINATED, assassinated by Aurangzeb. 1789 में औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। 1689 में, इसी के बारे में बोल रहा हूं ना, संभाजी की हत्या कर दी गई। और लिखिएगा, एंड साहू वाज एंड हिज सन साहू वाज imprisoned, 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 और इसका पुत्र साहू को कैद कर लिया गया, साहू हो गए कैद। तो साहू को कैद कर लिया गया और इसकी हत्या कर दी गई। हाँ, मराठा सरदार नोबेल्स, जब शिवाजी डेथ कर गए तो शिवाजी के जो सहयोगी है, और वैसे भी राजतंत्र का एक रूल ये है कि सामान्यतः आमतौर पे जो राजा का सबसे बड़ा बेटा होता था उसी को अगला उत्तराधिकारी बनाया जाता था।
ये तब तक नियम काम करता था जब तक कि राजा अपनी मर्जी से किसी दूसरे पुत्र की घोषणा ना करे। शिवाजी ने अपने किसी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। ठीक है, तो जब उनकी डेथ हो गई तो नियम के मुताबिक जो सामान्य नियम था वही था कि संभा ही शासक बनेंगे। ठीक है, दुखी थे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा दुखी होते तो मरने से पहले कह देते ना कि मेरे बाद में संभा नहीं बनेगा, राजा राम बनेगा। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा, तो नहीं कहा तो संभा ही बनेगा। नियम सामान्यतः यही है। ठीक, तो अब इसके बाद में साहू, अब संभा के बाद में कौन बनता नियम से? साहू। तो साहू क्या हो गया? गिरफ्तार हो गया। ठीक, अब इसके गिरफ्तार होने के बाद में संभा के ही भाई, मतलब दूसरे मां से, और शिवाजी के ही बेटे, जिनका नाम था राजा राम, अगला छत्रपति बने राजा राम। राजा राम 1689 टू 1700 इन्होंने एक काम किया। राजा राम ने अपनी राजधानी को, इससे पहले राजधानी कहां थी? रायगढ़। जो शिवाजी ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? रायगढ़ को। रायगढ़, रायपुर मत समझना, रायपुर छत्तीसगढ़ है, रायगढ़ महाराष्ट्र में है, पुणे में है ना। तो रायगढ़ को इन्होंने राजधानी बनाई थी। राजा राम ने इस राजधानी को ट्रांसफर करके सतारा कर दिया, वो भी महाराष्ट्र में ही है। सतारा, इन्होंने राजधानी सतारा बनाई। सतारा अपनी राजधानी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मतलब स्वाभाविक रूप से किसी के मारने से नहीं, 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई। ठीक, और जैसे 1700 में राजा राम की मृत्यु होती है तो अब नियम के मुताबिक कौन है कि राजा राम का बेटा बनेगा? राजा राम का जो बेटा था उसका नाम था शिवाजी द्वितीय। शिवाजी माने अपने दादा के नाम पे उन लोगों ने नाम रख लिया था, तो इसलिए उसको शिवाजी द्वितीय कहा जाएगा, सेकंड कहा जाएगा। लेकिन वो था बच्चा, गोद में था, बेचारा अपने पैरों पे चल भी नहीं सकता था, तो नियम के मुताबिक तो वही बनेगा। इसलिए राजा राम की पत्नी, जिनका नाम था ताराबाई, क्या नाम था? ताराबाई। ताराबाई ने कहा कि शासक तो मेरा पुत्र ही होगा, लेकिन चूंकि वो बच्चा है इसलिए उसके बिहाफ पे रूल मैं करूंगी। मतलब किस रूप में? संरक्षिका के रूप में, है ना, रीजेंट के रूप में ताराबाई शासिका बन गई। तो राजा राम की मृत्यु के बाद में ताराबाई, और आप ऐसे कर दीजिएगा, ऑब्लिक लिखकर शिवाजी सेकंड कर लीजिएगा। शिवाजी सेकंड। ताराबाई या शिवाजी सेकंड। तब तक आप देखो, ये एक घटना देखना, यहां पे ये डेट देखिएगा, कितना है? 1707। क्या हुआ इस समय? किसकी मृत्यु है? औरंगजेब की मृत्यु है। औरंगजेब मर गया और उसका बेटा शासक बना, जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह द्वितीय अलग है। बहादुर शाह द्वितीय 1857 वाला है ना, जब विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये है कौन? बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम जब यहां पे शासक बना, ये थोड़ा बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था। नहीं, इसने दिमाग लगा दिया, और दिमाग ये लगा दिया, चूंकि आपको याद होगा कि अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कौन था? संभाजी। और संभाजी के बाद में कौन बन गए थे? राजा राम। और राजा राम के बाद में ताराबाई। अगर संभाजी के बाद में नियम के मुताबिक उत्तराधिकारी कौन था? साहू था, लेकिन साहू कहां था? गिरफ्तार था। तो साहू के ना होने के कारण ना राजा राम बने, और साहू के ना होने के कारण ना ताराबाई बनी। ठीक, तो यहां पे जो बहादुर शाह प्रथम था उसने दिमाग लगा दिया और सोचा कि क्यों ना एक काम करते हैं, साहू को आजाद कर देते हैं। साहू को आजाद करेंगे तो चूंकि नियम के मुताबिक गद्दी का हकदार तो साहू ही है, क्योंकि साहू मरा नहीं है, तो साहू यहां से जाएगा और अपना गद्दी प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और ऐसे में ताराबाई गद्दी देगी नहीं। नतीजा, ताराबाई और साहू के बीच में
युद्ध होगा, अर्थात मराठे आपस में टकरा जाएंगे, और टकराएंगे तो कमजोर पड़ेंगे। देखो दिमाग लगा दिया, एकदम सही दिमाग लगाया था ये, जैसा सोचा ना वैसा ही हुआ। तो 1707 में जैसे वो शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम, उसने सबसे पहला काम यही किया कि साहू को आजाद कर दिया। साहू आया ताराबाई के पास और कहा कि ताराबाई क्या लगेंगे साहू के? साहू की ताराबाई क्या लगेंगे? चाची पक्का ना? हाँ, तो साहू की ताराबाई क्या लगेंगे? रीजनिंग बड़ा कमजोर है तुम लोगों का। हाँ चाची, कंफ्यूजन है। इधर देखो। ये है कौन? संभाजी। संभाजी के भाई कौन था? राजा राम। ये कौन है? भाई है। राजा राम की पत्नी कौन थी? ताराबाई। ठीक, अब कुछ समझ में? और संभाजी का बेटा कौन है? साहू। तो साहू का ये चचा हुआ, तो साहू की ये चाची हुई। नहीं, तो ये आई। चलो, अब जब यहाँ पे ताराबाई यहाँ पे शासिका थी, तो साहू आजाद हो गया, और साहू आया और कहा कि ऐसा है चाची, बहुत हो गया, ये चूंकि मेरे पिता का गद्दी है और उस गद्दी का हकदार मैं हूं, इसलिए मैं प्रेम से कह रहा हूं कि चाची आप हट जाइए और सत्ता मुझे संभालने दीजिए। ताराबाई बोली कि बिल्कुल नहीं, शासिका तो मैं ही रहूंगी। अब आप जानते हो ना कि हर दरबार में चाहे राजा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, षड्यंत्रकारी हर जगह मिलेंगे आपको। कुछ समर्थक मिलेंगे और कुछ विरोधी। कुछ ऐसे भी मराठा सरदार थे जो ताराबाई का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। समझ रहे हो? एक तो ये भी तो बात होती है ना, एक जो पुरुषवादी मानसिकता के लोग होते हैं, जो घोर पुरुषवादी होंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि महिला हमसे ऊपर हो। होता है ये नहीं? भले उसके सामने जी मैम, यस मैम, और पीछे गाली देगा, है देखो ये कलेक्टर क्या बन गई, अपने आप को समझ रही है कि नहीं। होता है ऐसा? सब नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। तो ऐसे से हिसाब से भी आप देखोगे तो कुछ सरदार ऐसे होंगे ना जो ताराबाई से नफरत करते होंगे, तो उनको साहू एक मौका मिलेगा कि नहीं। इसलिए उन मराठा सरदारों ने साहू का समर्थन कर दिया और बोला कि बिल्कुल साहू आगे बढ़िए, हम लोग हैं आपके साथ। और जो सबसे आगे था, जो साहू को अगला छत्रपति बनाना चाहता था, वही था बालाजी विश्वनाथ पेशवा। बालाजी विश्वनाथ मराठा सरदार था वो सिंपली, और उसने उसी के सहयोग से जब ये नहीं हटी तो साहू ने एक युद्ध की घोषणा कर दी। 1707 में बैटल ऑफ खेर, 1707 में बैटल ऑफ खेर हो गया। और इस बैटल ऑफ खेर में आप देखोगे तो एक तरफ ताराबाई है और दूसरी तरफ साहू। और इस युद्ध में ताराबाई बुरी तरीके से पराजित हुई और साहू की विजय हो गई। ताराबाई बुरी तरीके से पराजित हुई और साहू की विजय हो गई। जैसे साहू जीता तो 1707 में अब अगला छत्रपति कौन बना? साहू बन गया। और जब साहू बनेगा अगला छत्रपति, तो जिस मराठा सरदार ने मदद की थी उसको क्या करेगा? पेशवा बनाएगा। तो साहू ने ही बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बना दिया। और यहीं से अब अच्छा, साहू जो था ना, अगर देखा जाए तो मतलब वो थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप का व्यक्ति था। ये भी हो सकता है बेचारा जेल में बंद होने के कारण
वहां पे सिर्फ ईश्वर को याद करता होगा और इस तरह से उसका मन अध्यात्म की तरफ हो गया। तो बहुत शासन वसन चलाने की उसकी बहुत ज्यादा इच्छा रहती नहीं थी। इसी कारण आप देखो कि साहू जब छत्रपति बनेगा तो लगभग पूरा अधिकार पेशवाओं को देता चला गया। अच्छा, पेशवा भी इसके बड़ी वफादार थे। बालाजी विश्वनाथ एकदम जान छिड़कता था इसके ऊपर। बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव प्रथम तो मतलब पूछो मत, ये दोनों एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ ना कि हर चीज पेशवा करने लगा, और जब हर चीज पेशवा करने लगेगा तो छत्रपति सिर्फ नाम मात्र का बन जाएगा। ठीक है, तो अगला पेशवा यहां पे, सॉरी छत्रपति देखिए साहू। बहुत दिन जी गया है ना, 1707 से 1749 तक। ठीक, इसमें लिखिए आफ्टर बिकमिंग द छत्रपति, आफ्टर बिकमिंग द छत्रपति he appointed Balaji Biswanath, he appointed Balaji Biswanath on the post of Peshwa, on the post of Peshwa in 1713, on the post of Peshwa in 1713। छत्रपति बनने के पश्चात, सॉरी हाँ, छत्रपति बनने के पश्चात, छत्रपति बनने के पश्चात इसने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया, और यहीं से पेशवा का पद का उत्कर्ष शुरू हो गया। ठीक, तो साहू अब नाम मात्र का रहेगा और अगला सारा काम पेशवा करेंगे। पेशवा, और इन पेशवाओं में सबसे पहला पेशवा जिसका नाम बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। सत्रह सौ 13 से 1720 बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पेशवा। ये कौन था? प्रथम पेशवा था। जितने के बाद नहीं, जैसे 1707 में वो बना, उसके बाद में जो पहले से पेशवा चले आ रहे थे उसको रखा, उसके हटने के बाद, मरने के बाद, तब इसने इनको नियुक्त किया। लेकिन पूरा सलाह वगैरह सब इन्हीं से लेता था। मैंने बताया नहीं आपको कि साहू एकदम बड़ा लिबरल टाइप का इंसान था। मतलब वो तो अब मजबूरी थी इसलिए वो सत्ता हाथ में ले रहा है, अदरवाइज उसको राजकाज से विशेष मतलब नहीं रहता था। तो पहला पेशवा इसे कहा गया। दूसरी बात, यही वो व्यक्ति है ना जिसने साहू को पेशवा बनाया। तो एक लाइन लिखिए कि ही मेड साहू पेशवा, ही मेड साहू पेशवा, इसने साहू को पेशवा बनाया। सॉरी, हाँ, छत्रपति, ही मेड साहू छत्रपति, इसने साहू को छत्रपति बनाया। अब आप लोगों में से बताओ कितने लोग देखे हैं बाजीराव मस्तानी? ट्रेलर देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोग बाजीराव मस्तानी ना देखे हो। हाँ, इसी का बेटा बना जिसका नाम है बाजीराव प्रथम। 1720 से लेकर 1740 20 साल ये पेशवा रहा है, और 20 साल के उम्र में, माने 20 साल के शासनकाल में इसने 40 युद्ध लड़े हैं, और एक भी युद्ध में इसे असफलता प्राप्त नहीं हुई। बहुत ही शानदार व्यक्ति था।
तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि कितने लोगों ने आप लोगों में से बाजीराव मस्तानी देखे हो। यही बाजीराव है जिसके साथ एक महिला जुड़ी हुई है जिसका नाम मस्तानी था, और तब से इसका नाम हो गया बाजीराव मस्तानी। फिल्म का भी नाम यही रखा, बाजीराव मस्तानी। नहीं, अब फिल्म में तो दिखाया है कि बुंदेलखंड के एक राजा था, उसकी पुत्री थी, है ना, मस्तानी। राजा हिंदू थे और उसकी पत्नी मुस्लिम थी, और उससे वो उत्पन्न हुई थी, तो उसका नाम मस्तानी रखा गया था। लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि मस्तानी एक नर्तकी थी जो बाजीराव प्रथम को बहुत पसंद आ गई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर उससे वो शादी कर लेता है। नहीं, हाँ, लेकिन एक बात पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजीराव प्रथम और मस्तानी के प्रेम पक्का नहीं था, एकदम पक्का था, प्योर था। बस समझ रहे? देखो ना फिल्म? नहीं देखे हो? हाँ, तो बहुत शानदार, एक दूसरे पे काफी भरोसा करते थे। नहीं, और कहा जाता है कि देखो, बाजीराव प्रथम एक ऐसा पेशवा था जिसने अपनी तलवार की ताकत पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया। फिल्म जब शुरू हुई थी तो यहीं से बना था। जैसे बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई थी और अगला पेशवा कौन बने, तो इस पे बहुत सारे लोग अपना दावा कर रहे थे कि मैं पेशवा बनूंगा, मैं पेशवा बनूंगा। नहीं, लेकिन बाजीराव प्रथम की जब कहता है कि बारी आती है तो लोगों ने कहा कि इसका परीक्षा हो जाए। नहीं, और परीक्षा हो जाए तो क्या किया जाए, टेस्ट ले लिया जाए। तो एक पौधे को बालू में रखा जाता है और बाजीराव प्रथम को कहा जाता है कि इस पे निशाना लगाओ। बाजीराव प्रथम निशाना लगाता है और उसके बालू के अंदर निशाना लगाता है। सारे हंसते हैं कि देखो ये गिरा नहीं, गिरा नहीं, मतलब इसका निशाना चुक गया। तो क्या कहता है बाजीराव कि एक बार उस बाली को हटाकर देखो, और जब हटाकर देखा जाता है तो उसकी जड़ अलग हो गई थी, है ना। ये जानते हो ये क्या दिखाया है? ये स्टेटमेंट है। बाजीराव प्रथम साहू से कहता है कि मुगल साम्राज्य एक जर्जर वृक्ष की तरह हो गया है, जर्जर वृक्ष के रूप में है। अगर इस जर्जर वृक्ष को हटाना है तो इसके टहनियों पे प्रहार करने से कुछ नहीं होगा, इसे जड़ों पे प्रहार किया जाए, टहनियां तो अपने आप गिर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसी स्टेटमेंट को कितना बेहतरीन तरीके से दिखाया है। नहीं, यही वो बाजीराव प्रथम है जो कहता है कि साहू यानी छत्रपति, आप अगर मुझे अनुमति दें तो कटक से अटक तक मराठा पताका लहरा सकता हूं। मजमर है? तो साहू कहता है कि निश्चित रूप से आप ऐसा कर पाएंगे क्योंकि आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ये सब स्टेटमेंट है इन लोगों का। उसी स्टेटमेंट को यहां पे दिखाकर इसकी बेसिकली शुरुआत की गई थी। तो खैर, ये बाजीराव प्रथम जब यहां पे पेशवा बनता है तो इसने सही में 20 साल के करियर में मराठा साम्राज्य को सबसे ऊंचाइयों पर लेकर चला गया। और यही उस समय, यही वो शासनकाल है जब यह कहा जाने लगा था कि मराठे ही मुगलों का स्थान ले पाएंगे। ये दिल्ली तक हमला कर लिया था। बस समझ रहे? मुगल साम्राज्य इस समय थर थर कांपते थे इसके सामने, निजाम की कोई औकात नहीं थी। बस समझ रहे? इतना ज्यादा ये पावरफुल इस समय था। मैसूर की अलग स्थिति थी, अब जान ही रहे थे कि कितना खराब स्थिति था वहां पे। तो एक मात्र मराठे यहां पे दिख रहे थे कि अगर मुगलों के बाद में कोई सत्ता ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मराठे ले सकते हैं, वो यही व्यक्ति हैं। नहीं, लेकिन मैं वही कहता हूं कि इसने अपनी तलवार की ताकत पूरे हिंदुस्तान को समझा दिया, लेकिन ये अपने दिल की बात अपने घर वालों को नहीं समझा पाया। और ये कहा जाता है कि अगर मस्तानी से विवाह और अनुमति, ये तो विवाह तो कर ही लिया था, अनुमति मिल जाती और इसके घर वाले मस्तानी को एक्सेप्ट कर लेते तो पेशवा इतना जल्दी नहीं मरता। सदमे में मरा है ये। बस समझ रहे हैं? बड़ी ट्रेडिशनल फैमिली उस समय का। बाजीराव, इसकी पत्नी, इसकी माँ को देखोगे तो सिर मुरवाए हुए, फिल्में भी दिखाया है, सारी सफेद पहने हुए, है ना। छुआछूत वाली भावनाएं तो आप जान ही रहे हैं कि खूब जबरदस्त तरीके से था। वो मस्तानी को अपनी बहू स्वीकार नहीं कर पाई। और तब आप देखिएगा कि फिल्म में तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, बीमार पड़ जाता है वो और सपना देखता है कि वो पानी में तलवार चला रहा है मस्तानी से मिलने के लिए ना, कि हम वहां मिलेंगे जहां क्या होगा, चांदनी रात होगी, है ना। खैर, तो बड़ी शानदार प्रेम कहानी इन लोगों की थी।
इसको इनकी प्रेम कहानी मतलब बढ़िया से दिखाया है, लेकिन प्रेम कहानी से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन कोई और से आएगा, इसलिए लिखिए। मराठा किंगडम reached at its zenith. मराठा किंगडम reached at its zenith. इसके समय में मराठा साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर आया, मराठा साम्राज्य का चरमोत्कर्ष हुआ। His objective was to expand. His objective was to expand his kingdom from Cuttack to Attock. From Cuttack to Attock. कटक कहां पे है? उड़ीसा में। अटक कहां पे है? पाकिस्तान में। कटक टू अटक, कटक टू अटक, CUTTOCK ATTOK, अटक, कटक टू अटक। इसका प्रमुख उद्देश्य मराठा साम्राज्य को कटक से अटक तक ले जाना था। He was a great commander of Maratha. He was a great commander of Maratha. यह मराठों का महान सेनानायक था, कमांडर था। He started a system of Maratha Confederation. Started a system of Maratha Confederation. इसने मराठा संघ की शुरुआत की, मराठा संघ की शुरुआत की। कॉन्फेडरेशन, मराठा कॉन्फेडरेशन, इसको समझिएगा। मराठा यानी मराठा संघ। क्या हुआ कि जो मराठा सरदार थे ना, बहुत सारे मराठा सरदार थे, उन मराठा सरदारों को एक संघ बनाया गया और उनमें से हर जो सरदार थे उनको एक एक इलाका सौंप दिया गया ताकि संघर्ष ना हो, और वो वहां पे एक तरह से शासन करेंगे। और जब भी मराठों पे कोई हमला होता है, कुछ होता है, तो सारे संघ मिलकर मदद करेंगे। अमेरिकी संघ याद है, जैसे अपना राज्यों का संघ ऐसा है जो आजाद नहीं हो सकते थे, है ना, तो आजाद नहीं हो सकते वर्तमान में, लेकिन वो क्या हो सकते थे? हो सकते थे। तो जब तक पेशवा मजबूत रहेगा सब इकट्ठे होंगे, और पेशवा कमजोर होगा तो सब भाग जाएंगे। लेकिन मराठा कन्फेडरेशन की शुरुआत बेसिकली इसी के समय में हुई। और ये क्या हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन, तो जैसे सरदारों का नाम और उनका प्लेस, ये आपसे मैचिंग में भी पूछता है। जैसे आपसे पूछ दिया सिंधिया कहां से थे, ये तो बड़ा आसान है। सिंधिया कहां से थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां के हैं? नाम सुने हो? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? गोली मार दूंगा तुझे। हिस्ट्री के थोड़े पूछ रहा हूं, वर्तमान का पूछ रहा हूं। ओ, सांसद है, कांग्रेस में था पहले, अब बीजेपी में चला गया मामा के साथ। भूल गए सब तुम लोग, बदमाश। ग्वालियर की सिंधिया, ग्वालियर किसके लिए जाना जाता है? सिंधिया परिवार के लिए, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे मराठा संघ है, उन सब का नाम लिखिए सरदारों का। गायकवाड़, अब बताओ, गायकवाड़ भी टाइटल होता है ना? हाँ, तो गायकवाड़ कहां से? बड़ौदा। बड़ौदा में गायकवाड़ स्थापित हुए। भोसले, शिवाजी कौन थे? ताजी भोसले, उन्हीं के बेटा थे ना। तो भोसले जो मराठा सरदार थे, उन्होंने नागपुर में अपने आप को स्थापित किया। भोसले, नागपुर। होलकर,
होलकर कहां से थे? इंदौर। होलकर इंदौर से। सिंधिया। सिंधिया। ग्वालियर। सिंधिया, ग्वालियर। पेशवा, पुणे। पेशवा, पुणे से। अब ये मैचिंग के लिए तैयार रहिएगा, इनमें से एक भी कभी आप लोगों से पूछ लेता है। और ये आपको ऐसे ही याद, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, पूना के पेशवा। तो जो पेशवा था वो पुणे में ही रह गया, वहीं से अपना शासन करेगा। सिंधिया ग्वालियर में जाकर सत्ता स्थापित किए, होलकर इंदौर में, भोसले नागपुर में और गायकवाड़ बड़ौदा में। ठीक, इसी को कहा जाता है मराठा कॉन्फेडरेसी। अब क्या हुआ कि अगर मान लो गायकवाड़ पे हमला हुआ तो सब मिलकर साथ देंगे, सब अपनी अपनी सेनाओं को लेकर जाएंगे। ठीक है, और इनमें सबसे प्रमुख अभी भी कौन बना रहा? पुणे का पेशवा। यानी इसकी बात आपको सबको माननी होती थी। और ये तब तक चला जब तक बाजीराव प्रथम था, क्योंकि बाजीराव प्रथम बहुत समझदार व्यक्ति था, उसके इजाजत के बिना मराठा में पत्ता भी नहीं हिल सकता था, इतना बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करके रखा था। लेकिन जैसे बाजीराव प्रथम मरेगा ना, ये मराठा एकदम बिखर जाएंगे और फिर कोई किसी की बात नहीं मानेगा। पहले क्या था कि अगर होलकर को किसी पे हमला करना है तो पेशवा से पूछे बिना नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे बाजीराव प्रथम मरेगा तो ये इसको अनुमति नहीं ले रहा है, ये इससे अनुमति नहीं ले रहा है, इसको जहां मन किया वहां हमला कर दिया, इसको जहां मन किया वहां हमला कर दिया, तो फिर मराठों का जो शक्ति था वो क्या हो गया? कमजोर हो गया। ठीक बात। तो बाद में हमें यहाँ पे इसका पड़ता है, दिखाई देता है। एक युद्ध भी इसने लड़ा बड़ा शानदार, बैटल ऑफ पालखेरा। इसी का बैटल ऑफ पालखेरा 1728 में। बैटल ऑफ पालखेरा, पालखेरा का युद्ध। एक तरफ बाजीराव प्रथम, और दूसरे तरफ निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद। अब ये भी बाजीराव मस्तानी में दिखाया है। हैदराबाद का निजाम बना है राजा मुराद। ठीक, और राजा मुराद जब इसकी बात नहीं मानता है तो यहाँ पे अपनी सेनाओं को लेकर जाता है, तो निजाम कहता है कि आओ हमसे मिलने के लिए। तो व्यवस्था ये रहती है, उसमें फिल्म के मुताबिक बता रहा हूं, बीच में पानी रहता है, उधर कुर्सी लगी हुई है और इधर सिंहासन लगा हुआ है। एक तरफ राजा मुराद होता है और उसको बाजीराव को उधर बिठाया जाता है। और जब बात समझौते की होती है तो ये कहता है कि जब बाजीराव प्रथम बोलता है तो राजा मुराद समझता है कि हमारे इलाके में है, तो कहता है कि देख लो तुम्हारे पीछे कितने सैनिक खड़ी हुई हैं। सच्चाई ये थी कि जब बाजीराव प्रथम आया ना, तो इसके सैनिक जो गए थे इसको लाने के लिए, उन सारे सैनिकों को बाजीराव प्रथम अपने में मिला लिया था। समझ रहे? तो वो सब के सब सैनिक उसके हो गए थे और बोला कि यहां तो छोड़ दो, जरा एक बार बाहर निकल कर देखो कितने मराठा सैनिक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यानी ये बाजीराव प्रथम किसी से जब मिलने जाता था तो इस प्रकार से वो मिलता था कि सामने वाले के पास में उसकी बात मानने के अलावा कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता। यानी पूरी तैयारी के साथ चलता था। अब ये बताओ, डिप्लोमेटिक था तभी तो हो रहा था। तो बहुत शानदार इसके पास दिमाग था बाजीराव प्रथम के। तो यहां पे बाजीराव प्रथम की विजय होती है और निजाम बुरी तरीके से पराजित होता है। और पराजित हुआ तो मराठा और निजामों के बीच में एक संधि हो गई, और उसी संधि को कहा जाता है मुंगी शिवगांव की संधि। इस युद्ध के बाद में 1728 में एक ट्रीटी हुई जिसका नाम था मुंगी शिवगांव, ट्रीटी ऑफ मुंगी शिवगांव।
हो गया। इसके बाद में इसका बेटा शासक बना जिसका नाम था, ट्रीटी में दोनों में समझौता हो गया कि एक दूसरे पे कोई हमला नहीं करेंगे। इसके बाद में इसका बेटा शासक बना, अगला पेशवा बना, क्या नाम है? नहीं पता? देखो कितना आसान है नाम याद करना, इसीलिए मैं अभी लिखा नहीं। सबसे पहला पेशवा कौन है? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, उसके बाद कौन है? बाजीराव प्रथम। अब क्या करो कि आधा नाम दादाजी का और आधा नाम पिताजी का तो तीसरा पेशवा आ जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि पेशवाओं का क्रम पूछता है। इन पेशवाओं का नाम देकर कहेगा इसका क्रम बताइए। तो अब क्या करना, बालाजी बाजीराव, इन दोनों को मिला दो। इधर से ले लो बालाजी को और यहां से ले लो बाजीराव को, और तब जो तीसरा पेशवा बना उसका नाम है बालाजी बाजी राव। भूलोगे? नहीं ना भूलोगे? अगर दो पेशवा का नाम याद है तो तीसरा अपने आप बन जाएगा। ये है बालाजी विश्वनाथ, ये है बाजीराव प्रथम, इसका बालाजी और इसका बाजीराव, तो फिर बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव का समय है 1740 से लेकर 1761। 1740 से लेकर 1761। इसे नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इसे नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। और इस पेशवा के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट एक घटना है, और उस घटना का नाम है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। हम सुने हो ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और यही पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों को बर्बाद कर दिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। हाँ बिल्कुल। इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में एक तरफ अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ था सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव। ठीक। अब ये पता है कौन थे सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव? मराठा थे। कोई रिलेशन है इनमें? दोनों चचा भतीजा है। जो बालाजी विश्वनाथ है ना, सॉरी बालाजी बाजीराव है ना, बालाजी बाजीराव का ये भाई है, और बालाजी बाजीराव का यह बेटा है। ठीक है, तो ये चचा भतीजा हुए ना। अब आपसे ये दोनों हमने लिखा है, लेकिन कभी पूछे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का जो हुआ था उसमें वास्तविक सेनापति कौन था मराठों की तरफ से? विश्वासराव था? सदाशिवराव भाऊ था। यह रियल कमांडर था, और इसी व्यक्ति के कारण मराठे हारे हैं।
अभी जो पानीपत युद्ध सॉरी फिल्म आया था ना संजय दत्त वाला, उसमें तो इसको इतना बेहतर तरीके से दिखाया है, लेकिन जब किताब पढ़ोगे आप तो आपको पता चलेगा कि यह वो व्यक्ति है जो हजारों मराठों को बर्बाद करा दिया, खाली अपने ईगो प्रॉब्लम में। शॉर्ट टेम्पर्ड ईगो वाला व्यक्ति था ये। सूरजमल का नाम सुने हो? जाट राजा सूरजमल इसी समय के हैं। सूरजमल जब इससे मिलने आए तो पहले इग्नोर कर दिया सूरजमल को, जबकि सूरजमल जैसे राजा अगर इस समय इसको साथ मिल गए होते पूरी तरह से तो अहमद शाह अब्दाली से शायद ये पराजित नहीं होता। सूरजमल इसको सलाह दे रहे हैं और इसे लगा है हम अपने देख लेंगे। अब एक तो सूरजमल जाट राजा, दिमाग ऐसे ही गरम, अब बेचारा खुद गया आपकी मदद करने के लिए और आप उसका कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो तो करेगा मदद? बोला कि मरो। ये वहां से चले गए। ठीक, बाकी के जो अन्य सरदार थे उनकी बात ये कम मानता था। दूसरी बात सुनो, इंटरेस्टिंग बात, हंसोगे तुम लोग, ये अपने तुम खुद कहोगे कि कितना बेवकूफ टाइप के इंसान है ये। मराठा साम्राज्य कहां है? दक्षिण भारत। और अहमद शाह अब्दाली कहां से आ रहे हैं? अफगानिस्तान से। ठीक है, जब वो अफगानिस्तान से चला तो एक डिसीजन तो सही था कि हम अपने धरती पर नहीं लड़ेंगे, सीमाओं पे लड़ेंगे। तो जगह खोजा गया कौन सा? पानीपत। तो इन लोगों ने कहा कि चलो मराठा सेना को लेकर हम पानीपत पहुंच जाते हैं और उधर से अहमद शाह अब्दाली आएगा, फिर वहीं पे देख लिया जाएगा, युद्ध हो जाएगा। ये डिसीजन सही था। लेकिन जब होने लगा, चलने लगा, मराठों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? गोरिल्ला वार, छापामार युद्ध। और गोरिल्ला वार छापामार युद्ध तभी होगा ना जब सेनाएं आपकी छोटी होंगी, हल्की होंगी। नहीं, इसने क्या किया? विशाल फौज का निर्माण किया। पहली भूल, आप जिसमें महारत हासिल किए हो उसी हिसाब से आपको काम करना चाहिए ना। और दूसरे के टैक्टिक्स को अपनाओगे तो ना पता चलेगा कि ना अपना हुआ ना उसका रहे। जैसे पहलवानी वगैरह आप लोग सीखे हो, देखे होंगे आप लोग, हर पहलवान का अपना एक अलग स्टाइल होता है और उसी स्टाइल से वो सामने वाले को पराजित करता है, मालूम है ना आपको। और टेक्निक सीखोगे तो चले जाओगे। आपकी एक मजबूत पक्ष होगा जो बचपन से आपके साथ चला आ रहा होगा, तो उस पर मजबूत करना चाहिए ना। मराठे जो हमेशा जीतते थे अपने गोरिल्ला वार से, इसने गोरिल्ला वार को त्यागा, हारना निश्चित ही था इसका। दूसरी बात, जब विशाल सेना यहां से जा रहा था तो इसको पता ना किसने सलाह दे दिया कि हुजूर पता ना युद्ध कब खत्म होगा, क्या होगा, है ना, सैनिकों को अपने घर की याद आएगी, इसलिए क्यों ना परिवार को भी साथ ले चला जाए। बताओ ये कितनी बड़ी मूर्खता वाली बात हो रही है, हैं? अगर आज मान लो भारत पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाए और भारतीय सैनिक कहे कि ना भाई बॉर्डर पे भी हम अपने परिवार के साथ जाएंगे, हो गया काम ना? नहीं, इसने क्या किया कि बालाजी बाजीराव को इस बात को मना लिया। उनको बेवकूफ तो वो भी था जो इसकी बात को मान रहा था। अब जरा बताओ, एक तो सेना और सेना के साथ में जो बाल बच्चे और उसके परिवार, वो एक्स्ट्रा बर्डन हुआ कि नहीं? भाई खिलाओगे भी तो नहीं। तो सेनाएं जब यहां से जा रही है तो रसद भी तो जा रहा होगा, आटा चावल गेहूं सब। तो पता चला कि जितना जाना था उसका डबल जा रहा है। ठीक, तो इतना लेकर जाना और वहां पे खिलाना। दूसरी बात, अब जब परिवार वहां पे बॉर्डर पे परिवार के लिए कैंप लगा हुआ है, वहां ऐसा तो मत समझना कि सीमेंटेड घर बना हुआ था चारों तरफ से बंद करके रहेंगे, वो कैंप ही तो होगा और उसमें परिवार है और इधर युद्ध मैदान में सैनिक युद्ध कर रहा है। और कहीं शत्रु अगर उसी पे हमला कर दिया, करेगा ही क्योंकि वो कमजोर पक्ष है। सैनिक युद्ध कम करेगा और अपने पत्नी को ज्यादा याद करेगा। सुरक्षित है कि नो? तो ये गलत डिसीजन था कि नहीं था? ये बहुत गलत डिसीजन था। इस बात को लेकर सूरजमल ने मना भी किया था, लेकिन नहीं माना सब। तो नहीं माना तो भुगतना पड़ा इनको। नहीं, एक तो ये बात। अब दूसरी बात, अहमद शाह अब्दाली जो उधर से आया था वो कम चालाक नहीं था। उसने क्या किया कि ये लोग जैसे पानीपत पहुंचे, इनके आने जाने के रास्ते काट दिए जहां से रसद पहुंचाई जा सकती है। और इनसे पहले अहमद शाह अब्दाली अवध के नवाब से संपर्क कर लिया और अपने रसद खाने पीने का वहां से जुगाड़ कर लिया कि घटेगा तो उधर से आ जाएगा।
ठीक। अब पानीपत के मैदान में दोनों तरफ लगा हुआ है कैंप। ठीक। सदाशिवराव भाऊ विशाल सेना और बाजीराव प्रथम वाला दिन याद कर रहे हैं, लेकिन मूर्ख समझ नहीं रहा था कि बाजीराव प्रथम तुम नहीं हो, वो बाजीराव प्रथम था, तुम सदाशिवराव भाऊ हो। ये भी तो ध्यान रखना चाहिए था। ये अपने कैंप में टहल रहा है, युद्ध शुरू नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं कर रहा है? अहमद शाह अब्दाली को युद्ध शुरू करने दो, शुरू वो करेगा, खत्म मैं करूंगा। नहीं होता है, झगड़ा उगड़ा होता है तो ना लगे एक बार तू शुरू करके दिखा, फिर मैं तुझे इतना मारूंगा कि फिर तू किसी लायक नहीं रहेगा। तो ये कहा कि शुरू वो करेगा और खत्म मैं करूंगा। और अहमद शाह अब्दाली युद्ध ही नहीं शुरू कर रहा है, वो भी चुपचाप टहल रहा है। और क्यों नहीं कर रहा था? वो चाह रहा था कि और लेट हो, इनका खाने पीने का सामान कम हो, क्योंकि संपर्क तो मैंने काट ही दिया है, दूसरा आएगा नहीं, और कम होने दो। नतीजा ये वो महीनों लगा कैंप, दोनों आकर महीनों इंतजार करते रहे, रसद खत्म। जब कम पड़ने लगा तो अंतिम समय में बताते इतिहासकार कि जो सैनिक 10 रोटी एक सैनिक को जो दिया जाता था, उसको 5 रोटी पे गुजारा करना पड़ा। अब बताओ, इतना संसाधन कम हो गए। और 5 में भी अब एक जरा बात बताओ, चाहे भले सैनिक है और उसका अगर छोटा बच्चा है, 5 रोटी उस सैनिक को मिला है, अगर उसका छोटा बच्चा कहे कि मैं 1 रोटी और खाऊंगा, तो कौन पिता होगा जो अपने पुत्र को नहीं देगा रोटी? तो पता चला वो 5 मिल रहा है तो 5 नहीं खा पा रहा है, वो 3 ही 2 खा रहा है। तो शरीर कमजोर पड़ेगा कि नहीं? तो जब शरीर कमजोर पड़ेगा तो ऐसे ही क्षमता आपकी। अब देखो, अहमद शाह अब्दाली ज्यादा चालाक निकला ना, और जब रसद खत्म हो गए, एकदम मजबूर हो गए, मैंने अब ऐसा हो गया कि कुछ समय के बाद में अब मिलेगा ही नहीं, तब अहमद शाह अब्दाली युद्ध शुरू करता है। और युद्ध शुरू करता है तो भूखे थे बेचारे सब, जोश तो था, मराठा स्वाभिमान तो थी, लेकिन भाई खाली स्वाभिमान से काम नहीं चलेगा, अंदर कुछ होना भी चाहिए। संसाधन कम थे, भोजन कम था, युद्ध हुआ और बुरी तरीके से मराठे मारे गए। इसमें सदाशिवराव भाऊ मारा गया, विश्वासराव मारा गया, दोनों मारा गया। और तब जब युद्ध से जो व्यापारी नहीं होते हैं, काफिला लेकर चलते हैं, इधर से व्यापारी गुजरे और जब वहां पे गए पेशवा के पास, बालाजी बाजीराव के पास, तो व्यापारियों ने इस हार की सूचना दी थी पेशवा को। और क्या सूचना दिया था पता है? जाकर बोलते हैं कि हुजूर, युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए। 2 मोती, कौन है मोती? 2 मोती विलीन हो गए, सैकड़ों सोना चांदी नष्ट हो गए, और तांबे और पीतल की तो कोई गिनती ही नहीं। समझ रहे हैं? 2 मोती, मोती सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव के लिए, सैकड़ों सोना चांदी मतलब मराठा सरदार, और तांबे पीतल मतलब मराठा सैनिक। मतलब मराठा सैनिकों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती है कि कितने मरे हैं। यह बात जब पेशवा सुनता है तो उसे आघात लगता है, माने बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा उसे, और इसी युद्ध के कुछ ही दिनों के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, सदमे में। तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु सदमे के कारण हुई, और वो सदमा किसके कारण? इस युद्ध के हार के कारण। अब इस समय बताओ, भारत में अंग्रेज है ना? ये कौन सा समय है? 61, 1757 हो चुका है। पलासी में अंग्रेज जीत चुके थे और बक्सर की तैयारी कर रहे थे। और ऐसे समय में, अभी बक्सर नहीं, 61 का समय है, तो अंग्रेज क्या करेंगे? मूक दर्शक बने थे, चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे थे। और अंग्रेज भी मन ही मन चाह रहे थे कि मराठे हार जाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि अहमद शाह अब्दाली तो कब्जा करने आएगा नहीं, वो तो विदेशी है, आया है, युद्ध करेगा, हारा क्या जीतेगा, यहां से चला जाएगा। लेकिन अगर मराठे जीत गए तो फिर अंग्रेजों के लिए नुकसान हो सकता था। जैसा अंग्रेजों ने सोचा वैसा ही हुआ, मराठे यहां पे हारे, और मराठों की हार से अंग्रेज बहुत खुश हुए, क्योंकि एक मजबूत प्रतिद्वंदी जो मुगलों का स्थान ले सकता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, मतलब कमजोर हो गया। और तभी आप देखो ना, 61 की घटना है और उसके बाद में सीधे 64 बक्सर करते हैं, और बक्सर में इधर मराठे को स्थिति खराब हो ही चुका था नहीं, और उधर तुरंत उन लोगों ने बक्सर किया। बक्सर में 3 शक्तियों को पराजित किया और राजनीतिक शक्ति के रूप में
भारत में स्थापित हो गए ना। तो यहां पे पूरी तरह से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो मराठों की हार हुई है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति था तो सदाशिवराव भाऊ था। ठीक बात है, क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद में बालाजी बाजीराव के बाद में अगला पेशवा बना माधवराव। माधवराव माधवराव के बाद नारायण राव। बहत्तर से 73 है। तीन पेशवा आपके पास है। इससे पहले बालाजी बाजीराव, सॉरी बालाजी विश्वनाथ बाजीराव और बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, ये तीन के बाद ये चार हो गया, ये पांच हो गया, और फिर छठा पेशवा, इन दोनों का नाम मिला दोगे तो छठा पेशवा आ जाएगा। तो माधव नारायण राव। माधव नारायण राव। अब जरा बताइए, मैं छह के छह पेशवाओं का नाम अगर क्रम आ जाए तो बन जाएगा ना, क्योंकि एक ही और पेशवा है, इसके बाद लास्ट पेशवा होगा वो। लेकिन ये छह में तो क्रम आसानी से बना लोगे ना, अगर विकल्प आएगा तो गलती तो नहीं होगी। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, माधव नारायण राव। ठीक है, इनमें एक एक लाइन थोड़ा सा हम लोगों को लिखना होगा, खास करके ये माधव नारायण राव में लिखिए यहां पे, दिस पेशवा वाज हेल्प बाय, माधव नारायण राव में, दिस पेशवा वाज हेल्प बाय 12 member regency council. This पेशवा was helped by 12 member regency council. 12 member regency council known as 12 भाई कौंसिल, known as कहीं कहीं हिंदी में इसको 12 भाई परिषद कहा जाता है। 12 भाई परिषद, तो 12 भाई परिषद मतलब 12 भाइयों की कौंसिल या 12 भाइयों की परिषद। क्यों ऐसा हुआ? चूंकि ये नाबालिग था, छोटा बच्चा था। ठीक है, तो छोटा बच्चा है तो आखिर ये कैसे बनेगा, कैसे काम चलेगा? तो इसलिए पेशवा तो इसको बना दिया गया माधव नारायण राव को, लेकिन इसको संरक्षण देने के लिए 12 मराठा सरदारों का एक काउंसिल बनाया गया। उसी को 12 भाई परिषद कहा जाता है। हिंदी में 12 भाई परिषद, उसका मतलब होता है 12 भाई परिषद, और इंग्लिश में कहा जाता है 12 मेंबर रीजेंसी काउंसिल। ये कौन थे? 12 सरदार थे, और इन लोगों ने कहा कि 12 सरदार मिलकर मराठा प्रशासन देखेंगे, चलाएंगे, लेकिन नाम किसका होगा? माधव नारायण राव। ठीक है, इन्हीं में लिखिएगा एक लाइन, दिस काउंसिल वाज हेडेड बाय नाना फडणवीस, नाना फडणवीस। आर नहीं होगा, फडणवीस, हेडेड बाय नाना फडणवीस एंड महादजी सिंधिया।
एंड महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। इस परिषद का नेतृत्व नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया कर रहे थे। ये दोनों मराठा सरदार थे, महादजी सिंधिया कर रहे थे। अगला पेशवा बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड। अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे ताकतवर पेशवा कौन? बाजीराव प्रथम। और सबसे निकम्मा पेशवा कौन? बाजीराव बाजीराव प्रथम सबसे मजबूत पेशवा था, द मोस्ट पावरफुल पेशवा बाजीराव प्रथम, और वीकेस्ट पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, निकम्मा पेशवा है ये, बाद में एकदम बहुत कमजोर पेशवा हो जाता है ये बाजीराव द्वितीय। ये राघोबा का पुत्र था। सन ऑफ राघोबा। राघोबा का पुत्र था। रघुनाथ राव को शॉर्ट में रघोबा कहा जाता है। रघुनाथ राव को शॉर्ट में रघोबा कहा जाता है। असल में जान तो थोड़ा सा एक बात सुन लो। जब माधवराव बना था ना, माधवराव, तो माधवराव के बाद में नारायण राव बना, तो उसी समय असल में ये रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, मराठा सरदार था, लेकिन उसके बावजूद भी नारायण राव को बना दिया गया। तो नारायण राव की हत्या इसी ने कर दिया था। कौन? राघोबा, रघुनाथ राव, और हत्या करके अंग्रेजों के शरण में चला गया था। ठीक, इसी कारण मराठा सरदारों ने कहा किसी कीमत पे हम रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाएंगे, और भले ये नाबालिग बच्चा है, इसी को पेशवा रखा जाएगा, हम लोग चलाएंगे। ठीक, तो राघोबा क्या था? रघुनाथ राव इन पेशवाओं को मानता नहीं था और इनसे एक तरह से झगड़ा चलता था। और यही वो दुष्ट आदमी है रघुनाथ राव, जो अंग्रेजों के पास चला गया और एक तरह से अंग्रेजों को मौका मिला मराठों के मामले में हस्तक्षेप करने का। अंग्रेज यही तो चाहते थे कि आइए मेरे पास, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं और आप जैसे जाइएगा। इसका सीधा मतलब क्या है? कि उसको एक मौका मिलेगा, हस्तक्षेप करेगा नहीं है। तो ये सन ऑफ राघोबा था, रघुनाथ राव का बेटा था। दूसरा लिखिए, कौन? ना, इसका बेटा नहीं है, ये उसका बेटा नहीं है, इसीलिए तो लिखवा दिया अलग से सन ऑफ। अरे ये तो अभी नाबालिग है, बच्चा है। नारायण माधव नारायण राव, माधव नारायण राव बच्चा था, तभी तो 12 सदस्यों के बनाया गया था टीम, नहीं? तो इसके मरने के बाद में ये बनता है शासक। लिखिएगा, इसी ने 1802 में ट्रीटी ऑफ बासिन की, ट्रीटी ऑफ बासिन या बेसिन, ट्रीटी ऑफ बासिन या बेसिन, बेसिन की संधि किससे? अंग्रेजों के साथ। और अंग्रेजों के साथ संधि करने का मतलब ये है कि अब इन लोगों का खेल खत्म होगा, नहीं? और खत्म होगा तो आज इतना ही रखते हैं। लेकिन इस बार मैंने लगातार पढ़ा दिया तुम लोगों को ना।